हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे हो। नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत है बायो अमन पर। एक बार सभी प्यारे बच्चे बॉक्स में कमेंट करके प्लीज प्लीज बता दिया करें सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं, या फिर कोई टॉपिक यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिएगा। उस पर हम वीडियो आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए। तो आप लोग थंबनेल देख करके पहचान ही गए हैं, हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर एवोल्यूशन। क्या पढ़ रहे थे? एवोल्यूशन यानी कि विकास पढ़ रहे थे। ठीक है, एवोल्यूशन यानी कि प्यारे बच्चों विकास हम लोग पढ़ रहे थे। बोर्ड कह रहा है हम भी पढ़ेंगे विकास। और यदि आप नए बच्चे हैं, सबसे पहले आप पुराने वीडियो, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर अंतिम तक के वीडियोस को देखने के लिए प्यारे बच्चों आपको प्ले लिस्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट आप लोग चेक करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, प्ले लिस्ट के सेक्शन पे जाएंगे और वहां पर प्ले लिस्ट का नाम है कक्षा 12 जीव विज्ञान। ठीक है, क्या नाम है? कक्षा 12 जीव विज्ञान। इस नाम से प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट को आप चेक करेंगे, यहाँ पर ढेर सारे वीडियो आपको मिले। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रहता है कि भैया आप किस बोर्ड वालों को पढ़ाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है। ठीक है, हाँ हाँ। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप किस बोर्ड से, आप जिस बोर्ड से हैं हम उसी बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड में जो बुक चलती है, ठीक है, बुक चलती है, वो चलती है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सभी एनसीईआरटी से आएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं बोर्ड के ये क्वेश्चन, अब दोबारा से कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, डन। और हम आपको एक बात बता दें, सभी लोग इस प्लेलिस्ट को चेक करेंगे और यदि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखना है ना तो उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट है, उसको प्यारे बच्चों आप सभी लोग चेक करेंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, पिछली क्लास का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोग देखा था क्या, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो विकास किस प्रकार से हुआ है, मिलर जो है वो लुई पाश्चर ने अपना प्रयोग किया। ठीक है, हेरल्ड यूरे ने अपना प्रयोग किया। हेरल्ड यूरे नहीं थे प्यारे बच्चों, क्या नाम था, फ्रांसिस्को रेड्डी। ठीक है, फ्रांसिस्को रेड्डी और लुई पाश्चर अपना कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, इन सभी चीजों को देखा। ठीक है, तो जब लुई पाश्चर अपना प्रयोग करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर पहला जीव कैसे आया, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि आखिरकार इस पूरे ब्रह्मांड का विकास हुआ। ब्रह्मांड के विकास होने के बाद हमारी ये अर्थ बनी, अर्थ यानी कि हमारी ये पृथ्वी बनी, और इस पृथ्वी पर पहला जीव कैसे आया होगा, अब इसको बताने की बारी है। ठीक है, कि आखिरकार पहला जीव कहाँ से, कहीं उड़ के आया होगा, कहीं उड़ के चला आए, कहीं पैदल पैदल दूसरे ग्रह में रहा हो, चला चलो आज पृथ्वी में चलते हैं, चला आया हुआ है, कैसे आया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन का जवाब फिर कई वैज्ञानिक देते हैं और इसमें सबसे पहली थ्योरी आती है जिसको विशिष्ट सृजनवाद आती है। विशिष्ट सृजनवाद। विशिष्ट सृजनवाद का मतलब होता है स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, स्पेशल थ्योरी। विशिष्ट सृजनवाद को इंग्लिश में क्या बोलते थे? इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ठीक है, विशिष्ट सृजनवाद है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है। इसमें से कई वैज्ञानिकों का जो है मानना था कि पृथ्वी पर जो है सब कोई किसी ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक पावर है, कोई एक शक्ति है। ठीक है, उस शक्ति को बोला गया अलौकिक शक्ति है। ठीक है, इस विशिष्ट सृजनवाद के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना था कि जीव की उत्पत्ति किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा हुई है, ऐसे नहीं हुई है। ठीक है, क्या मानना था इसमें? मानना था वैज्ञानिकों का कि जीव की उत्पत्ति उत्पत्ति किसी अलौकिक, मतलब कोई ऐसी शक्ति है
ठीक है, अलैकिक शक्ति द्वारा हुई है। ठीक है, अलैकिक शक्ति द्वारा हुई है, यानी कि जो जीव है उसको किसी ने जो निर्माण कर दिया है। कोई कोई मतलब कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी पावर है जो जीव को बना दी है। ठीक है, यहाँ पर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है फादर सुरेश। ठीक है, तो फादर सुरेश एक वैज्ञानिक है और इनकी का जो मानना था वो काफी फेमस है, ये हम लोग पढ़ते हैं। क्या नाम था? फादर सुरेश। ठीक है, तो फादर सुरेश जी का ये मानना था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, ठीक है, पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो फादर सुरेश के अनुसार क्या है कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है, बस। हाँ, बस 4000 साल पहले पृथ्वी बनी है, बस यही बताया। ठीक है, और बताया कि जीवन की उत्पत्ति है। जब जीवन की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया इनसे, तो इन्होंने बताया जीवन की उत्पत्ति भगवान ने की है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति जो अलौकिक शक्ति बता रहे थे, इन्होंने बताया जीवन की उत्पत्ति भगवान ने किया। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति किसने किया? भगवान ने की। पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है, ये भाई साहब बता रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या सही है, कितना सही है, अब ये तो खैर हम नहीं जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सब वैज्ञानिकों की थ्योरी पढ़ते हैं, सब वैज्ञानिक जो बताते हैं उस चीज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक खतरनाक स्टेटमेंट था कि जीवन में कोई विकास नहीं होता, ये सबसे खतरनाक स्टेटमेंट था फादर सुरेश। ठीक है, फादर सुरेश का मानना था कि जीवन में जीवों में कोई भी विकास होता ही नहीं। क्या नहीं होता? जीवों में कोई विकास होता ही नहीं है। तो आप इसको साइड हटता हूं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब दूसरी थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं कॉस्मोजाइक सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉस्मोइक थ्योरी। ठीक है, हिंदी से प्यारे बच्चों इसको वैसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉस्मोजाइक सिद्धांत। क्या बोलेंगे? कॉस्मोजाइक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर कॉस्मोजाइक सिद्धांत में क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे 1903 में, 1903 में आर्हेनियस। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आर्हेनियस ने बताया, आर्हेनियस ने बताया कि, ठीक है, ये हमारे एक चाचा थे। क्या थे? हमारे एक चाचा थे, जिन चाचा का नाम था आर्हेनियस। देखो, ठीक है, कौन थे? ये आर्हेनियस थे। ठीक है, आर्हेनियस ने हमको क्या बताया कि जीव ग्रह पर हमेशा से थे। ठीक है, क्या बताया कि सबका सुनना बड़ा मजा आएगा कि जीव ग्रह पर हमेशा से थे। ठीक है, पहली बार जब इनने अपना दिमाग चलाया और विकास की तरफ सोचा तो ये बताया। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया, इनकी दूसरी कल्पना आई, फिर इन्होंने दूसरी चीज की कल्पना की। ठीक है, तो इन्होंने बताया दूसरी कल्पना के अनुसार, दूसरी कल्पना के अनुसार, तो इन्होंने पहली कल्पना जब दी तो मुझे लगता है सो रहे थे। ठीक है, सोते सोते दे दिए। कोई कह रहा था, मिस्र देश के लोग कह रहे थे कि नील नदी से जीवों का विकास हुआ है, कोई कुछ कह रहा था। अब हमारे आर्हेनियस साहब आते हैं 1903 में, अब ये हमें बताते हैं जो जीव था वो ग्रह पर हमेशा से था। ठीक है, कॉस्मोजाइक थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? इस थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ, ये जो दूसरी थ्योरी है इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया। ठीक है, पैन स्पर्मिया, पैन स्पर्मिया का मतलब होता है बीजाणुवाद। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्व बीजाणुवाद परिकल्पना। क्या बोलते हैं? सर्व बीजाणुवाद परिकल्पना।
ठीक है, ध्यान से समझना। सर्व बीजाणुवाद परिकल्पना में इसको कौन दे रहा था बताइए, अगर आपको पता है तो। सर्व बीजाणुवाद परिकल्पना यानी कि थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया में बताया गया कि जो जीव की उत्पत्ति है वो किसी अन्य ग्रहों पर हुई है। क्या है? देखो भाई, अब क्या चल रहा है यहाँ पे, पढ़ते जाओ। देखो वैज्ञानिक है, ये लोग अपना मत बताते हैं। ये लोग बताते हैं कि जीव की उत्पत्ति किसी अन्य ग्रह पर हुई और वहां पर ये पृथ्वी पर आए। ठीक है, इनकी दूसरी कल्पना के अनुसार जीव की उत्पत्ति अन्य ग्रह से हुई। क्या है? अन्य ग्रह से हुई। ठीक है, अन्य ग्रह से हुई और ये वहां से बीजाणु के माध्यम से पृथ्वी पर आए। ठीक है, बीजाणु स्पोर जैसे होते हैं ना, स्पर्म होते, पृथ्वी पर आए। ठीक है, हिसाब से बता दिया कि भाई देखो, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई नहीं। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? किसी दूसरे ग्रह पर हुई और किसी दूसरे ग्रह से जीव बीजाणु के रूप में, स्पर्म के रूप में पृथ्वी पर आ गए और यहाँ पर बस गए, यहाँ पर रहने लगे। ठीक है, अब ये सब थ्योरी मान नहीं रहे थे लोग, अब ये लोग थ्योरी दिए जा रहे थे, तो और ढेर सारे वैज्ञानिक अपनी परिकल्पनाएं दे रहे थे लगातार। ठीक है, साइड हटता हूँ, आप लोग लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते। ठीक है, फिर अगला सिद्धांत आता है रासायनिकवाद का सिद्धांत। क्या आता है? रासायनिकवाद का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, क्या है ये प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। रासायनिकवाद का सिद्धांत, रासायनिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो रासायनिकवाद के सिद्धांत में क्या बताया गया, तो इसमें दो वैज्ञानिक थे और ये लोग अपना प्रयोग किए और रासायनिकवाद के सिद्धांत में सबसे पहले ओपेरन और हेल्डन नामक वैज्ञानिक ने बताया जीवन की उत्पत्ति है, जो जीव आया है, ठीक है, वो पृथ्वी पर पहले से जो रसायन मौजूद थे, ठीक है, उपस्थित रसायन के जुड़ने से और उनके अभिक्रिया करने से ही जीवन आया है। ठीक है, इसको किसने बताया? ओपेरन और हेल्डन ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित रसायनों के जुड़ने और अभिक्रिया करने से हुई। पहले से कौन सा रसायन उपस्थित था? ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से रसायन? हाइड्रोजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था। तो ये था कि नहीं? कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे NH3 बना, H4 बना, ठीक है, और आपका H2 बना। ठीक है, क्या बना? ये बना। ये बनने से ये क्या है? सभी रसायन ही तो है। ठीक है, ये सभी केमिकल ही तो हैं, रसायन ही तो। बताओ, ध्यान से बताओ, ये सभी केमिकल ही तो। ठीक है, ये सभी केमिकल ही तो हैं। इसी केमिकल के आपस में संयोज करने से, मिलने से, जुड़ने से, अभिक्रिया करने से ही का निर्माण हुआ होगा, का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, बताइए। ओपेरिन की एक बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे और हमारा अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, शानदार है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक विकास यानी कि केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल यानी कि प्यारे बच्चों, क्या है ये है रासायनिक विकास। ठीक है, रासायनिक, ये थ्योरी है, इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, रासायनिक विकास के सिद्धांत में आपको बताया क्या गया कि बताया गया पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में हमको ये चारों चीज थी, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और मिल रही थी। बताओ, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में हमको हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिल रही थी, और कुछ मिल रहा था क्या? बताओ, बोलो बोलो बोलो। पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में अगर थे तो यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन,
इतना ही था ना, इतना ही था ना, बताओ। और यहाँ पे एक चीज और बताया गया, यहाँ पर H2 की मात्रा अधिक थी। H2 मात्रा क्या थी? H2 की मात्रा अधिक थी। ठीक है, कब थी ये, कब की बात हो रही है? प्रारंभिक पृथ्वी की बात हो रही है। ठीक है, प्रारंभिक पृथ्वी पर। ठीक है, प्रारंभिक पृथ्वी पर हमको हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिला। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है H2 है, ये ऑक्सीजन क्या कर लिया, क्या बना लिया, H2O बना लिया, यानी कि वाष्प बना लिया, जल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर केमिकल मत लगाने लग जाना, ठीक है, कि भैया अकॉर्डिंग तो है H2O2 होगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया किया और क्या बना लिया, जल। ठीक है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने क्रिया किया, क्या बना लिया, NH3 बना लिया। एक हाइड्रोजन, जब ढेर सारी हाइड्रोजन थी तो जुड़ता गया, ढेर सारा ऑक्सीजन था। देखो जैसे ये हमारे हैं हाइड्रोजन, ये देखो, भी देखना समझ जाओगे। बल बच्चों वाला काम है भाई, बच्चों वाला काम, मैं तो समझा ही देता। ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इधर देखो, मेरे प्यारे बच्चों, ये अणु हैं आपके ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से दो हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन उतर आया, H2 हो गया। वो दोनों आपस में जुड़े तो क्या बना लिए, H2 बना लिए। ऐसे करके यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, अब देखो, अब इसी तरह हाइड्रोजन था और यहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन था। जब हाइड्रोजन, और प्यारे बच्चों ये एक जो अणु है ना, ये नाइट्रोजन का, सिर्फ एक अणु नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन है। जब हाइड्रोजन क्या किया, H2, H2 के दो अणु क्या हुए, नाइट्रोजन से मिले, क्या बना लिए, NH3, यानी कि अमोनिया बना लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर वाटर बन गया, जलवाष्प बन गई, वाटर बन गया, वाष्प बन गई। ठीक है, सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ पृथ्वी पर अगर देखें, सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ H2O और NH3 है। ठीक है, एक सेकंड, चलिए, चलिए प्यारे बच्चों, तो हम वापस आ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी पर सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ क्या बना, क्या बना, बताइए, बताइए क्या बना, H2O और NH3। ठीक है, क्या बना कि पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ, सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ क्या बना, प्यारे बच्चों आपने बताया NH3 बना। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताओ पृथ्वी पर सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ क्या बना, तो आपका जवाब होना चाहिए H2 और NH3। ठीक है, इसी तरह फिर हाइड्रोजन ने, H2 ने क्या किया, H2 कार्बन के साथ क्रिया किया और मीथेन यानी कि CH4 का निर्माण। ठीक है, CH4 क्या है, इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, ये सभी गैसेस हैं, देखो ये गैसेस चल रही हैं अभी, कुछ जीवन की उत्पत्ति यहीं से हो रही है। ठीक है, ये प्रक्रिया लगातार 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 चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। ठीक है, तो मीथेन बना, तो पृथ्वी पर पहला कार्बनिक पदार्थ मीथेन को माना। ठीक है, क्या माना गया कि बताओ पृथ्वी पर पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। ठीक है, ध्यान रखना कि पृथ्वी पर पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है, पृथ्वी पर पहला कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ यानी प्यारे बच्चों बात हो रही, बात हो रही ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। ठीक है,
कार्बनिक बात हो रही है। कार्बनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। पहला कार्बनिक पदार्थ थेन था, थेन था, ठीक है। क्या देखा गया कि जो पहला अकार्बनिक पदार्थ बने थे वो जल और NH3 थे, और पहला अकार्बनिक पदार्थ पृथ्वी पर क्या बना? मीथेन था, ठीक है। अब अगर देखें कि उस समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, ठीक है, तो हमने पढ़ा है पृथ्वी का वातावरण, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण कैसा था? प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण अपचाई था, ठीक है, अपचाई था। छोटे छोटे ये जो कण मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, ये कण है। अगर पृथ्वी का यहाँ का एटमॉस्फेयर अपचाई है, ठीक है, क्या है? अपचाई है, यहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रही है, तभी ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये मॉलिक्यूल तभी जुड़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर अपचाई वातावरण होगा तो। और अगर अपचाई वातावरण नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण कैसा था? तो पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण जो है अपचाई था, ठीक है। जो यहाँ पर जल बना, H2O बना, ठीक है, इसी जल से महासागरों का निर्माण हुआ, ठीक है। जल बना, जल से वर्षा हुई और महासागर का निर्माण हुआ। का निर्माण हुआ तो महासागर का निर्माण हुआ, ठीक है। जल बना, वर्षा हुई, और प्यारे बच्चों इससे क्या हुआ? इससे महासागर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसी जल में CH4 NH3 आदि का मिश्रण बना। अब बन गया हमारे पास क्या? हमारे पास बन गया ये पृथ्वी है, पृथ्वी को, ठीक है, क्या मानते हैं? हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ में क्या हुआ? महासागर बना। ये येलो से मैं दिखा रहा हूं, सारा पार्ट आपका सागर का पार्ट है, ठीक है, ठीक है। ये सब पृथ्वी पर क्या बने प्यारे बच्चों? पर बने आपके, ध्यान से देखो, ठीक है। इतनी जगह पड़ रही ना, रह रहे हैं स्थल में, है ना। बाकी पृथ्वी का भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है, पता है नहीं? तो आपको पता ही होगा। और ये किनारे वाला जो बचता है इसको बीच बोलते हैं ना, मैराइन ड्राइव बोलते हैं। यहाँ पे लोग मस्ती कर जाते हैं। तब आप लोग मैराइन ड्राइव गए हैं कि नहीं? तब महासागर के किनारे समुद्र में नहाए हैं कि नहीं? तब खारे पानी से, ठीक है। ये क्या बने? क्या बने? ये बने आपके महासागर। क्या है? महासागर, ठीक है। महासागर किसका बना है? जल का बना है। इसी महासागर के अंदर देखो, ध्यान से सुनना, इसी महासागर के अंदर आपको क्या देखने को मिला? इसी महासागर के अंदर आपको H4 और NH3 और जल, तो ठीक है, ये जो केमिकल्स हैं CH4 NH3 और H2 क्या हुए? इसी महासागर के अंदर का एक मिश्रण बन गया। ये देखो, का एक ये मिश्रण बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों, एक मिश्रण बन गया, ये आपस में जुड़ गए, H2 से क्रिया किए और ये आपस में जुड़ गए और एक मिश्रण बन गया। और इसी मिश्रण को ही हॉट डाइल्यूट सूप कहा जाता है। ये जो मिश्रण बना, इसी मिश्रण को क्या बोला जाता है? हॉट डाइल्यूट, ठीक है, इसी सूप को कहा गया हॉट डाइल्यूट सूप। और बताया गया यह सूप का जो पदार्थ है वो कोशिका द्रव, मतलब हॉट डाइल्यूट जो सूप बना, इसको जीवन का पहला प्रमाण माना जाता है, ठीक है, ठीक है। क्या माना गया? ध्यान से सुनना, यही तो आपका हॉट डाइल्यूट सूप बना, इससे मिल करके एक सूप तैयार हुआ, ठीक है। उस सूप को हमने बोला क्या? हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। हॉट डाइल्यूट
को ही क्या माना गया, पृथ्वी पर वो सॉरी जीवन का पहला प्रमाण माना गया। ठीक है, क्या बोला गया, हॉट डाइल्यूट को जीव का जीव का पहला प्रमाण, ठीक है, यानी कि हॉट डाइल्यूट बना है इसी को जीवन का पहला प्रमाण माना गया। और ये बताया गया कि ये लगभग लगभग कब हुआ होगा, कब बना होगा, लगभग 4.0 बिलियन ईयर एक बना। यानी कि जो हॉट डाइल्यूट है वो कब बना होगा, 4.0 मतलब 4 बिलियन वर्ष पूर्व ये हॉट डाइल्यूट बना होगा। ठीक है, यह सूप जैसा पदार्थ ही हमारे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, ये जो हॉट डाइल्यूट सूप में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा पदार्थ ही ऐसा पदार्थ ही हमारे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा पदार्थ ही हमारे कोशिका द्रव्य में क्या है, हमारे द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा है सेल के अंदर आपने पढ़ा है साइटोप्लाज्म के अंदर यही सारी चीजें पाई जा रही हैं। अगर ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जा रही हैं, जाहिर सी बात है हमने क्या बना लिया, हमने साइटोप्लाज्म बना लिया। अब अगर साइटोप्लाज्म बना तो कोशिका भी बन जाएगी। अगर साइटोप्लाज्म बना तो क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ, अगर साइटोप्लाज्म बना तो कोशिका को बनाना अब आसान हो गया। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म हमारा बन चुका। ठीक है, बन चुका है। इसके बाद दूसरी थ्योरी आती है जैव रासायनिक विकास। जैव रासायनिक विकास। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से। ठीक है, ध्यान से सुनने वाली क्या बात है पता है ना। अब पहले केमिकल एवोल्यूशन था, केमिकल एवोल्यूशन से हमको हॉट डाइल्यूट सूप मिला। ठीक है, क्या मिला, हॉट डाइल्यूट सूप मिला। और जो ये हॉट डाइल्यूट सूप है, ऐसा बताया गया कि जैसा हॉट डाइल्यूट सूप है वैसे पदार्थ ही हमारे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों अब आ गया हमारा, अब क्या आ गया, अब आ गया जैव रासायनिक विकास, यानी कि बायोकेमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, क्या आ गया हमारा, अब आ गया हमारा बायोकेमिकल एवोल्यूशन, यानी कि जैव रासायनिक विकास। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। ठीक है, हॉट डाइल्यूट सूप बना लिए। जैव रासायनिक विकास में बताया गया कि जो ये मीथेन और अमोनिया है, ये सभी जो है बड़े पदार्थ मिल करके, ये सभी पदार्थ मिल करके बड़े कार्बनिक पदार्थों में बदल गए। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास CH4 है, मीथेन है और NH3 है, ये आपस में मिले और मिल करके क्या हुए कि बड़े कार्बनिक पदार्थ में बदल गए। इसमें बदल गए, बड़े कार्बनिक पदार्थों बदल गए। ठीक है, कौन कौन, CH4 क्या है प्यारे बच्चों इसका नाम, थेन, देखो सब बता देते हैं आपको। NH3 यानी कि क्या है, अमोनिया है। ठीक है, ये सभी क्या हुए, एक बड़े कार्बनिक पदार्थ में बदल गए। ठीक है, और जब ये बड़े कार्बनिक पदार्थ में बदले ना, तो ये जो बड़े कार्बनिक पदार्थ हैं ये है आपके जो है अमीनो अम्ल, और इन्होंने न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किया। यही बड़े कार्बनिक पदार्थ इसका निर्माण किए, यही बड़े कार्बनिक पदार्थ अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते। अब देखो, अब भाई क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया। अमीनो एसिड अगर जुड़ेगा आपस में तो क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। और हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया।
न्यूक्लियोटाइड आप जानते हैं डीएनए की जो रचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है ना। बताओ बताओ बताओ। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये अमीनो अम्ल बना, ठीक है, और जो ये न्यूक्लियोटाइड बना ना, ये देखो ये अमीनो, ठीक है, यहाँ पर ये स्वतः प्रतिक्रिया क्षमता नहीं थी, स्वतः प्रतिक्रिया नहीं होती थी, ठीक है। अमीनो अम्ल और ट्राइटाइड यानी कि प्रोटीन बना, इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं था कि अभी इतना छोटा है फिर रेप्लिकेट करके 2 बना ले, रेप्लिकेट करके 3 बना ले, ये इसमें था, ठीक है। बोलो बोलो भाई, ठीक है। ये पदार्थ सभी क्या हुए, ये पदार्थ सभी आपस में मिले, संघनित हुए और कोलाइड का निर्माण किया, और इसके चारों तरफ एक लिपिड की लेयर बन गई। पदार्थ पानी में पड़े रहेंगे, अगर किसमें पड़े रहेंगे, पानी में पड़े रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ लिलबिला मतलब बन जाता है लेयर, ठीक है। इसके बाहर क्या हुई, इसके बाहर लिपिड की लेयर बन गई। आप अगर चने को ज्यादा दिन पानी में डाल दो, 4-5 दिन डाल दो पानी में, तो क्या होगा, वो पूरा मतलब अजीब सा चिकना चिकना होने लगे, है ना। यहीं पर भी ऐसा हुआ, क्या हुआ कि जो इसके बाहर क्या हुई, इसके बाहर लिपिड की लेयर बन गई, ठीक है। इसके बाहर क्या हुई, धीरे धीरे के बाहर लिपिड की ना वसा की बाहर लिपिड की परत बन गई, ठीक है। क्या हुआ, अब इसके बाहर एक लिपिड की परत बन गई, और जब इस परत को बन गई, इसके अंदर क्या था, जो है अपना अमीनो एसिड था, और था आपका जो है न्यूक्लियोटाइड था, इसके बाहर लिपिड की परत बनी। इस संरचना को प्रोटोबॉन्ड कहा गया। इस संरचना को क्या कहा गया, तो इस संरचना को प्रोटोबायोन्ट कहा गया, ठीक है। तो जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को लिपिड की लेयर बनी। अब इस संरचना को, ठीक है, अब इस प्रोटोबायोन्ट कहा गया, ठीक है। ये संरचना बनी, अब इसी संरचना को क्या कहा गया, इसी संरचना को प्रोटोबायोन्ट, ठीक है। इसी संरचना को क्या कहा गया, तो इस प्यारे बच्चों प्रोटोबायोन्ट कहा गया, ठीक है। प्रोटोबायोन्ट कहा गया, ठीक है। बताओ भाई, ठीक है, चलिए। क्या बोला गया, प्रोटोबायोन्ट कहा गया। फिर इसी प्रोटोबायोन्ट में धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और बना ई बायोन्ट, ठीक है। क्या बना, ई बायोन्ट, ठीक है। ध्यान से देखो, जो ये प्रोटोबायोन्ट बना, प्रोटोबायोन्ट के अंदर अमीनो था और ये सारी चीजें थी, ये न्यूक्लियोटाइड था, इसके बाहर लिपिड की लेयर थी, ठीक है। क्या थी, लिपिड की लेयर थी। ये प्रोटोबायोन्ट अब आगे जाकर के क्या बनाया, आगे जाकर के प्यारे बच्चों ये ई बायोन्ट बना लिया। वो है प्यारे बच्चों, क्या है, बायोन्ट, ठीक है। क्या बना लिया, ई बायोन्ट बना लिया, ठीक है। ई बायोन्ट को बताया गया ई बायोन्ट था। अब जाहिर सी बात है, ई बायोन्ट अगर बनेगा तो लेयर होगी, लेयर के अंदर न्यूक्लियोटाइड होगा, साइड के अंदर ये अमीनो अम्ल होगा, ठीक है। तो ई बायोन्ट का जो न्यूक्लियोटाइड था, ध्यान से समझना, बायोन्ट का जो न्यूक्लियोटाइड था, साइड में क्या हुई, स्वप्रतिकृति की क्षमता आई, ठीक है। स्वप्रतिकृति की क्षमता हुई, ठीक है। स्वप्रतिकृति की क्या हुई, क्षमता हुई, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड बना, इसी न्यूक्लियोटाइड में क्या हुई, स्वप्रतिकृति होने लगा, यानी कि अपना प्रतिकृति करने लगा। इसी न्यूक्लियोटाइड में उत्परिवर्तन हुआ, यहाँ पर म्यूटेशन हुआ और ये सेल्फ रेप्लिकेट करने लगा, ठीक है। यानी कि ये स्वप्रतिकृति करने लगा, ठीक है। जब ये स्वप्रतिकृति करने लगा, जब ये, ध्यान से सुनना, जब ये प्यारे बच्चों स्वप्रतिकृति करने लगा,
यह जीवन का पहला अकोशिकीय रूप माना गया। लगभग इसी को ईबायोंट को क्या माना गया कि जीवन का पहला अकोशिकीय माना गया। ठीक है, जीवन का पहला अकोशिकीय रूप माना गया। कब माना गया? माना गया इसको लगभग 3 बिलियन ईयर एगो, लगभग 3 बिलियन साल पहले, 3 बिलियन वर्ष पहले जीवन का अकोशिकीय रूप ईबायोंट के रूप में पृथ्वी पर प्रेजेंट हुआ। ठीक है, और यही धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण किया। ईबायोंट में क्या हुआ? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यही जो ईबायोंट है, ठीक है, ईबायोंट है, यही लगभग 2 बिलियन, यही प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स में क्या हुआ? लगभग परिवर्तन होता गया और एक प्रोकैरियोट का निर्माण। ठीक है, क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक का निर्माण हुआ। ठीक है, प्रोटोबायोंट बना, प्रोटोबायोंट के बाद प्यारे बच्चों ईबायोंट बना, ईबायोंट के बाद लगभग 2 बिलियन ईयर एगो क्या बताया गया कि पृथ्वी पर प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भैया इसको साइड में लिखना चाहें तो आप लिख लें। ठीक है, अब आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा किंगडम में एक जीव रखा जाता है जिसको आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, तो अब बताया जाता है कि पृथ्वी पर पहला प्रोकैरियोटिक सबसे कौन था? पृथ्वी पर पहला प्रोकैरियोटिक कौन था? पहली प्रोकैरियोटिक जीव कौन था? ठीक है, तो पृथ्वी पर पहला प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है, पृथ्वी पर पहला प्रोकैरियोटिक जीव वो है आद्य बैक्टीरिया। क्या है? वो है आद्य बैक्टीरिया। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो पहला प्रोकैरियोटिक जीव है कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया यानी कि जो आद्य बैक्टीरिया है वो पृथ्वी पर पहला प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, अब इस आर्की बैक्टीरिया की हमें दो बात पता है, दो बात पता है। क्या पता है? कि अवायवी होता है, इसको वायु से कोई मतलब, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना मिले फिर भी ये जीव, ठीक है, अवायवी होता है। ठीक है, और हमने अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ पर 12th में है, आपको पता होना चाहिए आर्की बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा गया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को किंगडम बनाया गया, अलग से किंगडम है, किंगडम एनिमल में भी नहीं रखा गया, किंगडम प्लांटी में भी नहीं रखा गया, प्यारे बच्चों रखा गया किंगडम में रखा। ठीक है, क्यों रखा गया? बताया जाता है यही आर्की बैक्टीरिया ये सबसे पुराने जीव है, बहुत पहले ऐसे जीव हुआ करते थे, सबसे पहले जीव है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं को रखा गया, किसको? आर्की बैक्टीरिया को, है ना, साइनो बैक्टीरिया को, साइनो बैक्टीरिया को, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और फिर बैक्टीरिया को, ठीक है, ब्लू ग्रीन हरित शैवाल को इसी किंगडम में, इस किंगडम में, किंगडम में। ठीक है, अब बताओ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने की? अगर आप ये सब वीडियो देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर वीडियो है, आप कोई भी वीडियो का नाम लिखेंगे क्या बायो अमन लिख दें, वहां पर हमारा आपको आएगा, आप आसानी से उस वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बताइए। और ये आपका रासायन विषमपोषी था। ठीक है, ये क्या था? ये जीव कैसा था? तो ये आद्य बैक्टीरिया ये रासायन विषमपोषी था। कैसा था? रासायन विषमपोषी था। ठीक है, कैसा जीव था? अब इसी आद्य बैक्टीरिया में क्या हुआ? ये आद्य बैक्टीरिया अवायवी था, रासायन विषमपोषी था। इसी आद्य बैक्टीरिया से कुछ समय बाद, इसी आद्य बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के कुछ समय के बाद प्यारे बच्चों रासायन स्वपोषी
जीवाणु बना। ठीक है, इसी आद्य बैक्टीरिया के कुछ समय के बाद क्या बना, रसायन स्वपोषी जीवाणु का निर्माण होता है। का निर्माण होता है, निर्माण होता है रसायन स्वपोषी जीवाणु का। ठीक है, इसी आद्य बैक्टीरिया से देखो धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, प्रोटोबायंट बन रहा है, ई बायंट बन रहा है। ठीक है, ई बायंट को पहला जो है अकोशिकी रूप माना गया पृथ्वी पर, लगभग 3 बिलियन ईयर एगो बना था ई बायंट। ठीक है, बताओ फिर ई बायंट से प्रोकैरियोटिक सेल बनी, प्रोकैरियोटिक सेल आर्की बैक्टीरिया थी, इसी आर्की बैक्टीरिया से क्या बना, रसायन स्वपोषी जीवाणु का निर्माण हुआ। क्या हुआ, रसायन स्वपोषी जीवाणु का निर्माण हुआ। और ये क्या करता था, ये H2O नहीं लेता था, जल से क्रिया मतलब से काम नहीं करता था, ये H2O की जगह H2S गैस जो है लेता था और सल्फर गैस मुक्त करता था। H जगह क्या करता था, H2S गैस लेता था, सांस लेता था मतलब अंदर लेता था, और हाइड्रोजन सल्फाइड लेता था, और H2 गैस क्या करता था, मुक्त करता था। H2 गैस करता था। ठीक है, क्या करता था, ये H2 गैस क्या करता था, ये प्यारे बच्चों H2 गैस ही मुक्त करता था। ठीक है, अब इसके कुछ समय के बाद ये जो रसायन स्वपोषी जीव बना ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बड़ा तगड़ा एवोल्यूशन चल रहा है, बहुत तगड़ा चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, जो रसायन स्वपोषी जीव है ना, इसके कुछ समय के बाद निर्माण होता है किसका, नील हरित शैवाल का, यानी कि बीजीए ब्लू का। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का। इसके कुछ समय के बाद क्या हुआ, हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया का निर्माण हुआ। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का निर्माण हुआ, और इनके बारे में एक सबसे खास बात आती है कि साइनोबैक्टीरिया आपके जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया सिंथेसिस की क्रिया करते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लिया जाता है, और जो ऑक्सीजन है उसको वायुमंडल में डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ इन्होंने सिंथेसिस की क्रिया किया नील शैवाल ने, और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त किया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या किया, वायुमंडल में प्यारे बच्चों क्या किया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब वायुमंडल में आ गया क्या, ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं, इसी साइनोबैक्टीरिया के आ जाने के बाद होता है क्या, पृथ्वी पर ऑक्सीजन क्रांति। अब वायुमंडल में क्या आ गई है, वायुमंडल में अब आ गई है ऑक्सीजन। क्या आ गई है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन आई, जब ऑक्सीजन आई, O2 आई, अब में खेल हुआ पृथ्वी पर जीवन, अब शुरू हुआ खेल। अब क्या शुरू हुआ, ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सीजन था, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रकाश से टूट गई, प्रकाश से टूटकर ओजोन परत का निर्माण। ठीक है, प्रकाश से ये टूटा और ओजोन परत का निर्माण। ऑक्सीजन था, O2 था, प्रकाश पड़ी, टूट गया, O+O, फिर दूसरा O2 टूटा, O+O। ठीक है, ये O+O बना, और जो और वायुमंडल में ऑक्सीजन थी O2, ये इससे क्रिया कर लिया, तो O2+O क्रिया करके क्या बना लिया, 3, यानी कि क्या बना लिया, ये प्यारे बच्चों बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, ओजोन लेयर बन गया। ओजोन लेयर बन गया तो जो सूर्य से यूवी रेस पृथ्वी पर आती थी, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी पृथ्वी पर, वो आना बंद हो गई, आना कम हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर यही ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन जो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यही ऑक्सीजन अब कार्बन से क्रिया करता है और CO2 बनता है। यही ऑक्सीजन अब
नाइट्रोजन से क्रिया करता है NO2 बनता है, ठीक है, NO2 बनता है। और अगर ऑक्सीजन ही पृथ्वी पर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, तो क्या हुआ, अब बन गया पृथ्वी पर वायुमंडल बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब पृथ्वी पर वायुमंडल यानी कि एक एटमॉस्फेयर बन गया, ओजोन लेयर भी बन गई, एटमॉस्फेयर भी बन गया। देखो एवोल्यूशन कैसे हो रहा था, मतलब चकरा देने वाला था। और आज है ना, कॉस्मोजोइक थ्योरी के अंदर क्या बोला गया, पैनस्पर्मिया के अंदर क्या बोला गया, है ना, ऐसे बोला गया। लेकिन एवोल्यूशन इस वे में हो रहा था, ठीक है, एवोल्यूशन इस तरीके से हो रहा था। अब पृथ्वी पर क्या हुआ, वायुमंडल बन गया। और बताया जाता है लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ, ठीक है, 1.5 बिलियन ईयर एगो लगभग, ठीक है, ये लगभग में है, ठीक है, लगभग बताया जाता है कि 1.5 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर यूकैरियोटिक कोशिका, हमारे अंदर कैसी कोशिकाएं होती हैं, हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का निर्माण होगा। अब देखो, अब यहाँ पर बन गया वायुमंडल। तो पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण कैसा था, उपचाई था, सॉरी अपचाई था, ठीक है। तो पृथ्वी के आज का वातावरण कैसा, इसके बाद का वातावरण कैसा होगा, पृथ्वी के आज का वातावरण देखें तो आक्सीकारक है, ठीक है। पृथ्वी का आज का वातावरण, आधुनिक वातावरण अगर देखें तो क्या है, आधुनिक वातावरण आक्सीकारक है, ठीक है, क्या है, आक्सीकारक है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल थी और प्रोकैरियोटिक सेल से किसका निर्माण हो गया, यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हो गया। इस प्रकार से पृथ्वी पर एवोल्यूशन चल रहा था, जीवों का विकास चल रहा था। फिर यूकैरियोटिक सेल से भी प्रोटिस्टा बनते हैं, फंजाई बनते हैं, ठीक है, फिर किंगडम एनिमल बनते हैं, फिर प्लांट बनते हैं, ऐसे करके बनते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए पृथ्वी का प्रारंभिक जीवन कहाँ पर शुरू हुआ, कहाँ पर शुरू हुआ बताओ, पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन कहाँ पर शुरू हुआ, वो शुरू हुआ यहाँ पर, क्या है, आपके महासागर, ठीक है। तो पृथ्वी पर जीवन की बात कहाँ हुई, महासागरों पर हुई, ठीक है। ये था आपके टॉपिक आज का वीडियो। और हमने निर्माण कर लिया किसका, तो हम निर्माण कर लिया पृथ्वी पर जो है प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका का। प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्या बना, आद्य बैक्टीरिया बना, आद्य बैक्टीरिया से आपका रसायन स्वपोषी बना, और रसायन स्वपोषी जीव से हमारा बना आपका साइनोबैक्टीरिया बना, और साइनोबैक्टीरिया से पहला प्रोकैरियोटिक जीव का निर्माण हुआ होगा लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। अब इसी चीज को, इसी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए हमारे एक बहुत प्यारे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है मिलर, ठीक है। तो अब एक अलग प्रयोग होता है मिलर का प्रयोग, ठीक है। मिलर ने अपना प्रयोग सन 1953 ईस्वी में किया और इसी चीज को सिद्ध करके बताया कि अगर इतनी चीज हमारे पास हैं जीवन बन सकता है। तो अगर कहीं और किसी और आकाश गंगा में किसी और ऐसे ग्रह में ये सारी चीजें अभी हो रही होंगी तो वहां पर भी जीवन होगा, और कहीं पर जीवन होगा, दूसरे ग्रह पर जीवन होगा, है ना, और किसी न किसी ग्रह पर ऐसी घटनाएं चल रही होंगी तो जीवन की शुरुआत वहां पर हो रही होगी। क्या हो रही होगी, जीवन की शुरुआत वहां पर हो रही होगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, और प्लेलिस्ट पर जा करके सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।